कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी ने चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कर्नाटक में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, हम अकेले आए हैं, हम अकेले ही लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक CEC की बैठक में 224 सीटों वाले कर्नाटक विधानसभा में 110 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 20 मार्च के करीब जारी होगी। जानकारी के मुताबिक इसमें 4 से 5 सीटों को छोड़ सभी मौजूदा विधायक को टिकट दिए जाएंगे। CEC की बैठक की अध्यक्षता पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और इसमें पार्टी नेता राहुल गांधी, KC वेणुगोपाल, सिद्धार्थ मौर्य, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और समिति के कई अन्य सदस्यों ने भाग लिया। अखिलेश यादव इन दिनों कोलकाता के दौरे पर हैं और वहां 2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी को शिकस्त देने का प्लान तैयार कर रहे हैं। दीदी के गढ़ में ठहरे अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की और दोनों ने बीजेपी और कांग्रेस से दूरी बनाने का फैसला किया। अखिलेश ने कहा कि मुझे उम्मीद है जिस तरह से दीदी ने भाजपा से मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी बीजेपी का सफाया होगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। यही नहीं, अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए ये भी कह दिया कि देश का जितना नुकसान बीजेपी ने किया उतना कभी किसी दल ने नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि किसी न किसी रूप में, उसको फ्रंट बोलिए, गठबंधन बोलिए या अलायंस बोलिए, मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले आपको दिखाई देगा। और देश में परिवर्तन सभी चाहते हैं, क्योंकि देश का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया इतना कभी किसी दल ने नुकसान नहीं किया होगा। गौरतलब है कि ममता बनर्जी इसी मुद्दे पर 23 मार्च को ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक से भी मुलाकात करेंगी। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इससे पहले भी कई बार बीजेपी को शिकस्त देने के मामले में ममता बनर्जी की तारीफ कर चुके हैं। वहीं विपक्षी दल के नेताओं पर हो रही कार्रवाई पर अखिलेश ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा। पहले कांग्रेस के लोग दिल्ली में बैठकर करवाते थे, अब बीजेपी के लोग हैं। ये जो संस्थाएं हैं, ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही है। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ED, CBI, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। और ये अलग परंपरा जो बन रही है कि अगर आपके दल में कोई आ जाए उसके लिए ED, CBI कुछ भी नहीं है। विपक्षी पार्टी हैं, उनके ऊपर ED, CBI। और आप लोग जो देख रहे होंगे बंगाल में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश तो बहुत आगे है। हमारी पार्टी के विधायकों की सदस्यता लेना, उन पर झूठे मुकदमे लगा देना, पैरवी ऐसी करना या पैरवी करने न देना जिससे कि उनकी सदस्यता चली जाए। और न जाने कितनी ED, CBI, इनकम टैक्स यूपी में सबसे ज्यादा समाजवादियों के ऊपर हुई है। शुक्रवार को किरण भाई पटेल को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने किरण भाई पटेल को बीजेपी का सदस्य बताया और कहा कि इस ठग की फोटो गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी है। सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। तेजस्वी विधानसभा परिसर में प्रेस से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान विधानसभा परिसर में तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी तमाम जांच एजेंसियां विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दी है, जिसका नतीजा ठग और फर्जी अधिकारी उनके नाक के नीचे LOC तक पहुंच जा रहे हैं। तेजस्वी ने आगे बताया कि गिरफ्तार फर्जी अधिकारी बीजेपी का सदस्य है और अमित शाह तक के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं। अहम बैठकों में सारे अधिकारियों को बैठा के समीक्षा भी करता है, यानी देश और कश्मीर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण जानकारी ले सकता है वो लेता है और सेना के अंतिम पोस्ट तक वो जाता है। यानी कोई भी फेक फर्जी आदमी अगर इस तरीके से
जो सेंसिटिव एरिया जो जम्मू कश्मीर का है, वहाँ जो जाता है वो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की सुरक्षा के सामने जहां महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त किया जाता है, इससे बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं नहीं दिखती है। और ये 4 महीने तक खेला चलता है। और आप देखिएगा, ये किरण भाई पटेल, देखिए श्रीनगर में सुरक्षा कर्मियों के साथ जो सुरक्षा उसको मिली है, ये किस प्रकार का फोटो है। और यही नहीं, आप देखिएगा कि Z+ सुरक्षा भी जो है इसको प्रदान रहता है। और ये भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, यानी जो फर्जी जो आदमी है, साफ तौर पे ये सदस्य भी है भारतीय जनता पार्टी का। ये बहुत ही बड़ा मामला है और अमित शाह जी के साथ इसकी तस्वीर भी है। अब पता नहीं जांच एजेंसियां तो सारी जितनी है वो तो विपक्ष के नेताओं के पीछे छोड़ दिया गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में गुजरात के किरण भाई पटेल को गिरफ्तार किया है। अरेस्ट किए गए व्यक्ति ने जाली दस्तावेजों के आधार पर आधिकारिक प्रोटोकॉल प्राप्त किया था। गिरफ्तार व्यक्ति खुद को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री ऑफिस में अतिरिक्त निदेशक बता रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की। श्रीनगर की एक स्थानीय अदालत ने किरण को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं किरण भाई पटेल पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी का सहारा लेकर लोगों को ठगा है। इसको देखते हुए किरण पर धारा 419, 420, 467, 468 और 471 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। बहुत दुखद घटना हुई है। एक साधारण सरल नौजवान को गोली मारी गई, जो वो केवल वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था कि क्या हो रहा है। ये गोलीकांड मंदसौर के बाद जो इनका अन्याय का बात करे, ये अपनी गोली चलाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। ये और दुखद की बात है कि उनके पिताजी पर FIR दबाव बनाने के लिए कि उसका मुंह बंद रहे, ये इनकी रणनीति है। दबाना, छिपाना और गुमराह करना। मुआवजा भी दिया सर, 10 लाख रुपए का पढ़ाई का। हमने 1 करोड़ रुपए की मांग करी है मुआवजा की। ये परिवार, 4 बच्चों का जो परिवार बचा है, ये क्या 10 लाख में इनका जिंदगी भर गुजारा होगा? 18 साल का 22 साल का नौजवान था जिसकी हत्या हुई। कम से कम वो अपने परिवार के लिए कमा सकता था, पर आज वो भी नहीं रहा। मैंने आश्वासन दिया है परिवार को कि हम उनकी पूरी रक्षा करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सर, बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है ना, हाँ? बीजेपी मदन लाल को बीजेपी का कार्यकर्ता बता रही, कैलाश विजयवर्गीय कल आए थे, बोल गए वो। अब ये सब झूठ, ये तो हर बात में झूठ, हर बात को दबाओ, हर बात को छिपाओ, हर बात में गुमराह करो। और अब चुनाव क्योंकि 6 महीने दूर है, तरह तरह का प्रलोभन, ये घोषणा कर दो, फलानी घोषणा कर दो। चले तो झारखंड के जामताड़ा ग्रुप के तर्ज पर काम करते हुए पूर्णिया के अमौर और कस्बा से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दरमियान जो जानकारी सामने आई है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि यह ग्रुप बगैर किसी OTP के और अकाउंट होल्डर से किसी भी तरह की जानकारी शेयर किए बगैर उनके अकाउंट से रुपये उड़ा रहा था। पूर्णिया SP ने बताया कि इसके लिए ग्रुप के लोगों को अलग अलग कामों पर लगाया गया था। कुछ लोग रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते थे और फिर उसका फिंगरप्रिंट का कॉपी कर डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाकर आधार कार्ड के नंबर के साथ अकाउंट से रुपये उड़ाया करता था। पूर्णिया SP ने बताया कि इस ग्रुप में कई लोग शामिल हैं और बहुत जल्द पुलिस उन लोगों को भी दबोच लेगी। पूर्णिया SP आमिर जावेद ने कहा कि साइबर क्राइम का यह बिल्कुल नया मामला है, इससे लोग कैसे बच सकते हैं इसके लिए वे जानकारी जुटा रहे हैं। इस मामले में मोहम्मद अनवर आलम, मोहम्मद बारिक अनवर, मोहम्मद सद्दाम हुसैन, मोहम्मद मसरूल, मोहम्मद सद्दाम, भोला शाह, छोटू उर्फ सायक नस्तर, मोहम्मद जलीसून हसन को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी अमौर और कस्बा के आसपास के रहने वाले हैं। OTP वगैरह आती थी तब जाकर के बैंक फ्रॉड, साइबर फ्रॉड होता था। पहली बार हम देख रहे हैं
कि ये जो गैंग है ये बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में काम करता है। अभी जो हमने इस गैंग के बारे में जितना इन्वेस्टिगेशन किया, ये लैंड रिकॉर्ड, ये जिस आदमी ने आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स का, उसको इसने ब्रीच किया। और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन, और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको OTP आने का भी सवाल नहीं है। ये आपको बायोमेट्रिक्स को आपको ब्रीच कर रहा था। अभी जस्ट एक पार्ट इसका पकड़ाया है जिसमें 8 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया। ये सामान ये है, ये अभी पूरा गैंग है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। इसको धीरे धीरे और हम लोगों को लेकर के ख़त्म करना होगा, नहीं तो ये आपको ना बैंक में अगर आपका OTP कभी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा।